हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जिसे आप SST बोलते हैं। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा संसाधन एवं विकास। कौन सा दोस्तों? संसाधन एवं विकास का चैप्टर होगा। संसाधन और विकास हमारा 4th नंबर चैप्टर है SST का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। दोस्तों आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और जो इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों आज मैं सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो मार्च की स्टार्टिंग में आपके पेपर हैं बोर्ड की परीक्षा, दोस्तों उसकी दृष्टिकोण से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सोशल साइंस की वीडियो है जिसे आप सामाजिक विज्ञान बोलते हो। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान SST। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान SST है। चैप्टर नंबर 4 होगा संसाधन एवं विकास। चैप्टर नंबर 4 है संसाधन एवं विकास। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं अपने जो इस चैनल पर वे सभी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं यानी जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मैं सभी वे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। और दोस्तों हाँ, जो ये क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और 2012 से लेकर 2022 तक यानी पिछले 10 साल के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं उन सभी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों हम चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के 26 यानी सारे सिलेबस की। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे दोस्तों वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसमें मैं सभी वे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में यानी 101% आने की संभावना है कि दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर छपे। तो दोस्तों ध्यान देना कि 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। टॉपर बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों जो टॉपर होते हैं उनका पढ़ने का यही तरीका होता है कि दोस्तों वो सबसे पहले जो यानी अपना चैप्टर पूरा करते हैं, फिर दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं और दोस्तों फिर मॉडल पेपर कराते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा मॉडल पेपर ही स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें और टॉपर बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों 2014, 15, 16 और 19 में पूछा गया कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं 2014, 15, 16, 19 में पूछा गया। दोस्तों कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों क्या कह रहा है? प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और उन जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। यानी दोस्तों जो हमें प्रकृति से जो भी वस्तु प्राप्त हुई है, दोस्तों हमें प्रकृति से क्या हुआ? हमें भूमि प्राप्त हुई है। दोस्तों भूमि के बाद में दोस्तों हमें सूर्य है, क्या नाम लिख रहा है दोस्तों, यानी हवा है, पानी है। दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हो रही है? सब प्रकृति से प्राप्त हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन है प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं, यानी प्रकृति यानी जो हमारी ईश्वर की जो देन है, वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है। दोस्तों हम पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, दोस्तों हवा से हम अपना सांस लेते हैं, दोस्तों सूरज से हम हीट यानी गर्मी लेते हैं। दोस्तों वे सभी प्रकृति से तो प्राप्त है। तो दोस्तों ये है प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। क्या दोस्तों? संसाधन कहलाते हैं। जैसे अब समझिए, जैसे पवन का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं हवा, जल हो गया दोस्तों, धातु होगी यानी धातु जिसे आप खनिज बोलते हैं, जैसे आयरन हो गया दोस्तों, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा है। दोस्तों कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? अभी तो हमारे प्रकृति से ही प्राप्त हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधन सब इसके अंदर ही आते हैं। तो ध्यान रखना जो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, संसाधन कहलाते हैं। पवन, जल, धातु, जीवाश्म ईंधन आदि। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? दोस्तों 2018 में पूछा गया। 18 के बाद में 19, 20, 21, 2018, 19, 20, 21 में पूछा गया कि जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? दोस्तों वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त है,
यानी दोस्तों वे संसाधन जो हमें जैवमंडल से प्राप्त होते हैं और उनमें जीवन व्याप्त यानी उनमें जीवन है। जैसे दोस्तों मनुष्य हो गया, वनस्पति जगत हो गया, प्राणी जगत हो गया, मत्स्य जगत हो गया, पशुधन हो गया। यानी दोस्तों वे संसाधन जो जैवमंडल से प्राप्त होते हैं और उनमें जीवन व्याप्त का मतलब यानी दोस्तों वे सांस लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मनुष्य हो गया, दोस्तों वह वनस्पति जगत हो गया, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे भी एक तरह से सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। दोस्तों प्राणी जगत का मतलब दोस्तों प्राणी जगत में सब चीज़ आ जाएंगी जो सांस लेती है। दोस्तों मत्स्य जीवन हो गया, मत्स्य जीवन दोस्तों जो मछलियों का जीवन होता है। और पशुधन का मतलब दोस्तों जो आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, दोस्तों ये पशुधन भी है, ये भी क्या नाम लेकर जैव यानी जैव संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों अब अगला है कि अजैव संसाधन क्या है। अजैव संसाधन क्या है दोस्तों 2019 और 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। नहीं दोस्तों वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी दोस्तों जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगर दोस्तों सजीव वस्तुओं से बनेंगे, यानी सजीव का मतलब वही है दोस्तों जो सांस लेंगे, तो दोस्तों जो सजीव से बनेंगे वे संसाधन जो जैवमंडल से प्राप्त और जिनमें जीवन व्याप्त है। ये दोस्तों जिनमें जीवन है वो कौन से होंगे, वो तो होंगे दोस्तों जैव संसाधन। और जिनमें जीवन नहीं होगा वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों जैसे हम चट्टानें होती हैं, धातु है, तो चट्टाने का मतलब दोस्तों पहाड़ होते हैं, उनमें जीवन थोड़ी होता है, उनमें सांस थोड़ी लेते हैं। दोस्तों धातु है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, दोस्तों यानी ये सांस थोड़ी लेते हैं। तो ये कौन से संसाधन, ये भी दोस्तों अजैव संसाधन है। अब प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं 2012, 15 और 17 पूछा गया। दोस्तों 2012, 15, 17 में पूछा गया। दोस्तों आप इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सभी वहाँ से वे सभी वीडियो जाकर देख सकते हैं। यानी दोस्तों कह रहा है कि नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं 2012, 15 और 17 में पूछा गया। दोस्तों ध्यान रखना 2012, 15, 17 में प्रश्न नंबर 4 है। दोस्तों वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकरण किया जा सकता है या पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। यानी दोस्तों क्या कह रहा है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकरण का मतलब यानी दोस्तों दोबारा तैयार किया जा सकता है या पुनः उपयोगी, पुनः का मतलब यानी दोस्तों दोबारा उनको उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। दोस्तों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीव। दोस्तों ध्यान रखना ये नवीनीकरण संसाधन है। यानी वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है या पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। पुनः उपयोग का मतलब दोस्तों उन्हें दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, जल ऊर्जा होगी एवं वन्य जीव हो गया। यानी दोस्तों इन्हें हमें एक बार उपयोग करने के बाद में जैसे दोस्तों सौर ऊर्जा, दोस्तों यानी सौर ऊर्जा का जो सूर्य से प्राप्त हो, दोस्तों आप सौर ऊर्जा को रोज लो, 1 दिन लो, 10 दिन लो, 100 दिन, 1 करोड़ साल, दोस्तों कब तक, यानी जब तक सूरज है आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों पवन ऊर्जा, हवा ब्रह्मांड से कभी समाप्त हो सकते हैं, दोस्तों पवन ऊर्जा का भी आप यानी लुत्फ उठा सकते हो। दोस्तों जल हम जब तक जीवित है दोस्तों जल भी चलता ही रहेगा। दोस्तों वन का मतलब पेड़ पौधे भी जब तक रहेंगे, वन और वन्य जीव। दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों वन एक बार कट गए तो दोस्तों आप दोबारा लगा दो तो दोबारा उपयोग हो जाए, यानी दोबारा हो जाएंगे। तो दोस्तों यही कह रहा है कि वे संसाधन जिन भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत का मतलब उन्हें दोबारा नया किया जा सके, उन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है या पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। पुनः का मतलब दोस्तों ये दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन एवं वन्य जीव, दोस्तों ये सभी इसके अंदर आते हैं। अब दोस्तों चलते हैं यानी अगले पेज पर, अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों 2012, 2014 और 2016 में अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं 2012, 14 और 16 में पूछा गया। यानी वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। ये दोस्तों वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, दोस्तों वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। तो दोस्तों नवीनीकरण संसाधन वे हैं नहीं जो एक बार उपयोग करके उन्हें दोबारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जिन्हें एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। दोस्तों कोयला है,
दोस्तों आप एक बार कोयले का इस्तेमाल कर लोगे तो दोस्तों उसे आप दोबारा कोयले को नहीं बना सकते। पेट्रोल है दोस्तों, आपने एक बार पेट्रोल जला लिया, यानी पेट्रोल से आपने बाइक या जिस तरह से भी आप पेट्रोल को ख़त्म करते हो दोस्तों, आपने उस तरह से पेट्रोल ख़त्म कर लिया, उसके बाद में यानी वो नहीं चलने वाला। तो ध्यान रखना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया दोस्तों, ये अनवीनीकरण संसाधन है। ये एक बार समाप्त होने के बाद में दोबारा यानी दोबारा नहीं बन सकते। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कोयला है और पेट्रोलियम है, इनका जो दोस्तों ये उत्पन्न हुए थे यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों गर्भ से कहते यानी दोस्तों अब से हजारों सालों करोड़ों साल पहले दोस्तों जब एक पृथ्वी पर डायनासोर वगैरह पाए जाते थे तो दोस्तों उस दौरान में पृथ्वी पर एक तबाही आई थी, यानी पूरी पृथ्वी का नष्ट हो गया था। और दोस्तों जो डायनासोर वगैरह थे उनका सबका अंत हो गया और दोस्तों वे कहाँ चले गए, वे जमीन के नीचे दब गए। तो दोस्तों अब एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है दोस्तों, उनके नीचे दबने से, जीवाश्म ईंधन के नीचे दबने से ही दोस्तों पेट्रोलियम और कोयले का जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वे सब नीचे दब गए थे दोस्तों। उसी कारण कोयले और पेट्रोल का जो है यानी इनका विकास हुआ था दोस्तों। ये इसी कह रहा है कि इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में यानी बहुत ज़्यादा समय के बाद होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 6 कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, यानी राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, 2012, 13 और 14 में पूछा गया कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यानी दोस्तों जो भी देश के तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन, जो भी दोस्तों देश में पाए जाते हैं वे क्या कहलाएंगे, वे सब यानी वे सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। यानी तकनीकी तौर पर जो देश में पाए जाने वाले संसाधन तकनीकी यानी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे दोस्तों खनिज पदार्थ हो गया, जल हो गया, जल संसाधन हो गया, वन और वन्य जीव हो गया। दोस्तों जो देश के अंदर पाए जाएंगे उन्हें यानी राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे, संभावित संसाधन किसे कहते हैं। 2019, 20, 21 में पूछा गया, 2019, 20, 21 में पूछा गया दोस्तों। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, किंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। इन दोस्तों क्या है, यानी ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं किंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन तो इनका उपयोग नहीं किया गया है। ये दोस्तों वही संसाधन होते हैं, जैसे आप सभी यानी संभावना होती है कि यहाँ कोयला निकलेगा, लेकिन दोस्तों वहाँ सरकार खुदाई नहीं कर रही है, तो दोस्तों वे क्या होंगे, वे संभावित संसाधन होंगे। इसी तरह से यानी वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं किंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी जैसे राजस्थान व गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संभावित संसाधन विद्यमान है। जैसे दोस्तों गुजरात और राजस्थान में उसके पवन ऊर्जा के संभावित संसाधन यानी विद्यमान है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है कि भंडार क्या है। भंडारण क्या है लिखो। 2020 और 21 में पूछा गया है दोस्तों। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडारण कहलाता है। दोस्तों पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों जो प्रकृति है या पर्यावरण है उसमें वे पदार्थ जो मानव की यानी पूर्ति कर सकता है परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है। यानी उपयुक्त यानी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे हमारे से यानी वे बाहर है, तो भंडारण कहलाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि संसाधन क्या है। संसाधन संरक्षण क्या होता है, 2022 में पूछा गया दोस्तों। संसाधन संरक्षण क्या होता है दोस्तों। संसाधनों का नया न्याय संगत और भोजन बुद्ध जिससे संसाधन व्यर्थ ना जाए संसाधन संरक्षण कहलाता है। दोस्तों संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध जिससे संसाधन व्यर्थ ना जाए संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध जिससे संसाधन व्यर्थ ना जाए संसाधन संरक्षण कहलाता है। दोस्तों आप इस सभी को नोट कर सकते हैं या इसका जो PDF है व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा
दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर बताओ। लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर बताओ, यानी लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में क्या अंतर है। 2020 और 21 और 22 में पूछा गया। इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, लाल मृदा क्या है। लाल मृदा है कि इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो इसका लाल मृदा का जो लाल रंग है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। अब यह तमिलनाडु, यानी यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो लाल मृदा है वो कहाँ कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी दोस्तों, कर्नाटक में मिलेगी, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। तो दोस्तों आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें यानी लाल मृदा नहीं पाई जाती। दोस्तों उसमें दे देगा, यानी एक राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश दे दिया, और दोस्तों उत्तर प्रदेश दे दिया, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में तो लाल मृदा पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों उसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, यानी पहला यानी उत्तर प्रदेश उसका सही हो जाएगा। इसका विकास पठारों में पाए जाने वाले, यानी जो लाल मृदा का विकास है, इसका विकास पठारों में पाए जाने वाले शैलों से और जलवाष्प परिवर्तन के प्रभाव से होता है। जलवाष्प परिवर्तन के प्रभाव से होता है। अब दोस्तों लेटेराइट मृदा, यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। यानी जो लेटेराइट मृदा है, यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाले जलवायु में पाई जाती है। इसका निर्माण निक्षलन क्रिया से होता है। इसमें बॉक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। तो इसमें बॉक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लेटेराइट मृदा, यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाले जलवायु में पाई जाती है। तो जहाँ भी गर्म होगी और अधिक वर्षा होगी वहाँ ये मृदा पाई जाएगी। इसका निर्माण निक्षलन क्रिया से, ध्यान रखना, इसका निर्माण निक्षलन क्रिया से होता है। इसमें बॉक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। इसमें बॉक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। दोस्तों ये भी 2012 और 15 में पूछा गया था। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। दोस्तों भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहते हैं। यानी दोस्तों अगर हमारी कोई मिट्टी है, दोस्तों हमारा खेत है और दोस्तों उसकी जो ऊपरी परत है उसे वो हट गई तो क्या होगा, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाली पवने हैं। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहकर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। तो ध्यान रखना, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाली पवने, यानी दोस्तों जितनी तेज पवने बहेंगी यानी उतना ही ज़्यादा मृदा अपरदन होगा। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है। यानी दोस्तों अगर ज़्यादा तेज हवा चल रही है तो दोस्तों जो मृदा की ऊपरी परत अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देती है। और जो हमारी भूमि होती है वो कृषि के लिए अनुपयोगी का मतलब यानी दोस्तों अब उस पर कोई भी कृषि नहीं होगी, भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मृदा अपरदन क्या है, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। दोस्तों अगर आपके खेत है और उसकी ऊपर ऊपरी परत हट गई तो दोस्तों क्या कहलाएगी, मृदा अपरदन कहलाएगा। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण है तेज बहने वाली पवने, यानी दोस्तों मृदा अपरदन किससे होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है तो दोस्तों वहाँ कौन क्या होगा, वहाँ मृदा अपरदन होगा। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहकर ले जाती हैं। यानी दोस्तों मृदा अपरदन का सबसे जो पहला कारण है तेज पवने हैं। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को एक साथ बहाकर ले जाती हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देती हैं। दोस्तों जब भूमि की ऊपरी परत बहकर चली जाएगी तो दोस्तों उस पर कृषि नहीं होगी, कृषि के लिए अनुपयोगी बना देती है। तो दोस्तों ये थी जो हमारी यानी एसएसटी की जो कॉमर्स उसकी एसएसटी की वीडियो थी दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 सोशल साइंस हिसाब सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी बोलते हैं दोस्तों। उसका चैप्टर नंबर 4 संसाधन एवं विकास हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों कौन सा, संसाधन और विकास हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है यानी जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इससे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और दोस्तों इसका जो PDF है वो व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। कहाँ,
वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।